फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 21, ब्रिटिश पॉलिसीज दैट इज सिविल सर्विस पॉलिसी। देखो तो यूनिट जान रहे हो, डिफरेंट यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या किए थे, यूरोपियंस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड देयर ट्रेडिंग कंपनीज, फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। सेकेंड यूनिट में क्या किए थे, इंडियन एंग्लो स्ट्रगल्स कंप्लीटेड। थर्ड में क्या किए हम लोग, थर्ड वाला, हाँ बिल्कुल, रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट, जिसमें हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 किए, पीजन मूवमेंट्स किए, ट्राइबल मूवमेंट्स किए, करेक्ट। एंड फोर्थ वन क्या है आपका, ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी। तो ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी में सबसे पहले हम लोग लैंड का देखे, और लैंड का जो प्रोग्राम और पॉलिसी हमने देखा है तो वो पीजन मूवमेंट के साथ ही अटैच था, मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने लेक्चर में। उसके बाद भी और भी पॉलिसी देखे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, करेक्ट। और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास में देखेंगे कि सिविल सर्विस पॉलिसी, क्योंकि ये ब्रिटिश जो है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में रहे, चाहे वो क्राउन के फॉर्म में रहे, आखिर इतना लंबा समय तक इंडिया को कंट्रोल किया है, तो उसका जो श्रेय जाता है वो सिविल सर्वेंट को जाता है, वो सिविल सर्विस पॉलिसी को जाता है, समझे। तो इस क्लास में हम लोग, और जानते हो कि बच्चे लोग जो यहाँ बैठे हो और जो यूट्यूब पे देख रहे हो, सिविल सर्विस पॉलिसी इसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्विस के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है तुम लोग के लिए कि सिविल सर्विस आया कैसे, इसका हम्बल बिगिनिंग हुआ कैसे, तो समझो। जैसे कि देख सकते हो सिलेबस है, करेक्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एरा ऑफ कंपनीज, बैटल ऑफ प्लासी, और ये बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके बाद क्राउन ने किस तरह इंडिया को कंट्रोल किया, इंडिया को मैनेज किया है, ठीक है। इसमें स्टेट अवे तुमको सिलेबस नहीं दिखेगा, बट तुम देखोगे 1600 से 1757 तक ये स्ट्रगल चला, ठीक है, जो नेटिव वही एंग्लो इंडियन स्ट्रगल कह सकते हो इसमें। उसका फिर प्लासी हुआ, फिर बक्सर हुआ, फिर कंट्रोल किया ब्रिटिश ने। तो जो ब्रिटिश ने कंट्रोल किया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या क्या तरीके से कंट्री को रूल किया है, तो उस तरीका में एक सिविल सर्विस भी आएगा आपका, समझ गए। तो देखो यहाँ पे समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश राज। तो ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्रिटिश प्रशासन है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो क्राउन रूल के फॉर्म में हो। और क्राउन रूल का मतलब वही कि 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज पर वीर सावरकर, जब ये होता है तो उसके बाद जान ही रहे हो कि फिर क्राउन रूल के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सर्वेंट काम कर रहे थे, वही सर्वेंट आगे भी कैरी करेंगे, देश को चलाएंगे। तो ये जो पिलर है, जो स्तंभ है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तीन चीज़ पे टिका हुआ है, तीन चीज़ पे टिका हुआ था। नंबर वन, सिविल सर्विस, पुलिस एंड आर्मी। सही बात है, अभी भी देखोगे तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि सिविल सर्विस का ओरिजिन क्या है, कैसे ये सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सिविल सर्विस इज अ पब्लिक सर्विस executed through government appointed officials. The civil service system introduced in India by the British East India Company. ये जो सिविल सर्विस है, एक पब्लिक सर्विस है, यानी कि पब्लिक के लिए काम करने वाला चीज़ है। और ये कैसे होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे और वो सिविल पर्पस के लिए वो कार्य करेगा। सिविल मतलब जो पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य है वो करेगा। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भारत में किसी ने लाया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाया हुआ चीज़ भी अभी भी कैरी होता है। देखते हो ना, हमारे पूर्वज लोग क्या बोलते थे, क्या आशीर्वाद देते थे, हकीम कलेक्टर बनना, हकीम कलेक्टर, यानी कि आशीर्वाद में भी हकीम मतलब डॉक्टर अभी का, कलेक्टर है वर्ड वहाँ पे। तो कलेक्टर का चाहे तुम कहो, एक सोच कहो, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वो कलेक्टर के पावर से कितना ज़्यादा वो थे, परिचित थे, कि वो अभी भी आशीर्वाद देते हैं तो कलेक्टर बनना। और ये भी एक रीज़न है कि ईस्टर्न इंडिया में अधिकतर विद्यार्थी लोग कलेक्टर ही बनना चाहते हैं। ईस्टर्न इंडिया का मतलब है वही बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस साइड में, क्योंकि यहीं पे ये स्टार्ट हुआ था। जिसका न्यू जहाँ पे गाड़ा जाएगा, जहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, वहाँ ऑब्वियसली वो आगे भी चलेगा वो चीज़। तो सिविल सर्विस का स्थापना भी इसी भूमि पे हुआ था, ईस्टर्न इंडिया पे हुआ था, इसलिए आशीर्वाद के रूप में बोला भी जाता है। समझो, हर चीज़ का कुछ रूट होता है विद्यार्थी लोग। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कंपनी।
कंपनी से टेरिटोरियल पावर, जानते हो कि कंपनी अब कंपनी नहीं रहा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ, जानते हो कि वो अब, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट लगा 1773 में। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो जो बॉडी है, ट्रेडिंग जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो वही बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ट्रेडिंग बॉडी है ना, जब कोई कार्य कर रहा है तो वो अपने सर्वेंट से थ्रू कर रहा है, वही सर्वेंट जो अपॉइंट होते हैं। अब यही सर्वेंट, सेम सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करेगा, जैसे एग्जांपल टैक्स भी उठाएगा, टैक्स कलेक्शन भी करेगा, जुडिशियल फंक्शन भी करेगा, सेम सर्वेंट। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग तक नहीं रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, टेरिटोरियल पावर भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाएगा। जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा तो वही जो सिविल सर्वेंट जो कि पहले कार्य कर रहे थे ट्रेडिंग कंपनी में, वही अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करेंगे। आया समझ में? तो यही सर्वेंट अब जो प्रशासनिक सेवा भी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा, यही सर्वेंट सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। आया समझ में? तो कहने का मतलब जो ट्रेडिंग कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, जो ऑफिशियल्स लोग काम कर रहे थे, और जिसको अपॉइंट करके भेज रहा था तुम्हारा COD टाइप के बॉडीज सब, वही जो आदमी लोग है वो अब क्या करेगा, सिविल सर्वेंट का भूमिका अदा करेगा। हाँ, इसमें भी डिफरेंट पोस्ट होता था विद्यार्थी लोग, जैसे इसका भी हायरार्की ऑर्डर था, ऐसा नहीं कि आप तुरंत आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे। इसमें जैसे फैक्टर था, क्लर्क था, ये पोस्ट पास करते करते आप सिविल सर्वेंट बनते थे। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा, इससे पहले भी छोटे छोटे पोस्ट होते थे, जैसे फैक्टर हो गया, क्लर्क पोस्ट हो गया, एंड देन यू बिकम द सिविल सर्वेंट। समझ गए ना? तो देखो जब कंपनी टेरिटोरियल पावर बना तो इस चीज़ को कैरी करने के लिए उसको सर्वेंट चाहिए, तो उसने क्या सोचा कि जो ट्रेडिंग कंपनी में जो मेरा सर्वेंट काम कर रहा था, इसी को पावर एक्स्ट्रा दे दिया जाए। यही आप टैक्स कलेक्शन करेगा, यही आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा, यही आप जुडिशियल फंक्शंस करेगा, और वही सर्वेंट बाद में जाके सिविल सर्वेंट बन गया। तो ब्रिटिश के अंदर देखो सिविल सर्विस भी है, ब्रिटिश के अंदर मिलिट्री सर्विस भी है, और ब्रिटिश के अंदर नेवल सर्विस भी है। ये तीनों सर्विस यदि ब्रिटिश के लिए काम करे तो कंट्री जानते हो कि ब्रिटिश का गुलाम रहेगा ही रहेगा, ब्रिटिश पूरा कंट्रोल करके रखेगा ये पूरे भारत को। तो सिविल सर्विस के बारे में क्या कहा जाए, सिविल सर्विस तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके वजह से ब्रिटिश को जल्दी हटा नहीं पाए हम लोग, क्योंकि सिविल सर्वेंट है, जो आदेश ऊपर से आएगा उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। देखते हो इंडियंस लोग खुद लाठी चार्ज कर रहे थे इंडियंस के अगेंस्ट, तो कौन थे इंडियंस? वो सब सिविल सर्वेंट ही तो थे, या सिविल सर्वेंट के आदेश से कर रहे थे वो सब। बात समझ गए ना? तो इसलिए सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहा था ब्रिटिश एम्पायर का। एक तरह से कहा जाए तो ये हेवन बॉर्न सर्विस है, यानी कि हेवन में बना हुआ सर्विस है, स्वर्ग में बना हुआ सर्विस है, और ब्रिटिश के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहा है। तो ब्रिटिश ने इस कंट्री में यदि 200 साल का, लगभग 200 साल जो गुलामी किया, यानी कि जो भारत को गुलाम बनाया, तो उसमें से सिविल सर्विस को भी उतना ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे हो या फिर ब्रिटिश क्राउन के नीचे, दोनों ही ने, यानी कि ऑल टुगेदर ब्रिटिश ने सिविल सर्विस को यूज़ किया है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, ये स्टील फ्रेम ऑफ राज है, मेन है। देखो बिल्कुल जो समझाए हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, विद्यार्थी लोग समझने का प्रयास करोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेड ऑफ द कंपनी वॉज कैरिड थ्रू द सर्वेंट ऑफ द कंपनी। सही बात है ना, जो ट्रेड किया जाता था वो सर्वेंट लोग ट्रेड करते थे। देखो वहाँ पे पिक्चर भी दिया गया कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट। तो जो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ट्रेड होता था उसको कैरी कौन करता था? ये सर्वेंट्स लोग करते थे। बाद में जब कंपनी टेरिटोरियल पावर मिला कंपनी को, यानी कि अब ये सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बना, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग तो करेगा ही करेगा वो भी, बस साथ में जब पॉलिटिकल एंटिटी बना वो, तो यही सर्वेंट को और भी मौका मिला, और भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मिला, जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, जुडिशियल फंक्शंस हो गया, लाइक बहुत सारा डिपार्टमेंट हो गया, होम, स्कूल, ये सब चीज़ वो देखेगा, वही सेम सर्वेंट। तो एक टर्मिनोलॉजी अलग देना होगा ना, कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सर्वेंट और कौन सिविल सर्वेंट। तो एक टर्मिनोलॉजी वही सर्वेंट को हम लोग सिविल सर्वेंट बोलना शुरू कर दिए। तो सिविल सर्वेंट, ये सिविल सर्विस जो शब्द दिया गया है ये बताने के लिए कि कौन सा आदमी कमर्शियल अफेयर्स में इंगेज्ड है और कौन सा आदमी तुम्हारा मिलिट्री और नेवल सर्विस में इन्वॉल्व है। तो जो कमर्शियल सर्विस में इन्वॉल्व होगा वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा, जो नेवल सर्विस में होगा तो नेवल ऑफिसर कहलाएगा, जो मिलिट्री सर्विस में होगा वो तुम्हारा मिलिट्री मैन या आर्मी मैन कहलाएगा। बात समझ गए ना? तो सिविल सर्वेंट वर्ड दिया गया है इसलिए ताकि वो दिखे कि कौन ऑफिशियल्स है जो कि
टेरिटरी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन कर रहा है, समझे, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसी के लिए एक नाम रख दिया गया, नोमेनक्लेचर रख दिया गया, डेट इज कॉल्ड योर सिविल सर्वेंट। हाँ, ओवर द पीरियड देखो, ब्रिटिश ने तो केवल एक्सपेरिमेंट ही किया था, ब्रिटिश को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा सिस्टम बन जाएगा ये। ओवर द पीरियड देखो सिविल सर्विस बैकबोन बना कंट्री का और ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी किया। अभी भी विद्यार्थी लोग, अभी भी यदि देश को कोई चला रहा है तो वो सिविल सर्वेंट ही है, समझे। ये जैसे मोदी जी का मीटिंग होता है तो वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग बैठे रहते हैं। अभी भी सीएम का कोई बैठक होता है तो जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट को वो बैठे रहते हैं, समझे। तो अभी भी जैसे इलेक्शन के टाइम में देखते हो ना, नेता लोग बिजी रहते हैं ना, तो देश कैसे चल रहा होता है। सिंपल बात है, क्योंकि देश चलाने वाला जो रियल एग्जीक्यूटिव कहोगे, जो रियल जो चला रहा है वो और कोई नहीं, सिविल सर्वेंट ही है। तो बहुत सौभाग्य है तुम लोग का कि इस तरह का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो तुम लोग एक बार एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो जीवन भर तुम लोग रियल एग्जीक्यूटिव रहोगे। और नेता लोग का क्या है, 5 साल में ये लोग का फिर रीचेक होता है। इसलिए कई लोग ना शक भी उठाते हैं कि इतना भी पावर नहीं देना चाहिए सिविल सर्वेंट लोग को कि वो एक बार पास कर जाए तो जीवन भर मलाई खाएगा उसका बैठ कर। मगर यदि अकाउंटेबिलिटी का बात हो तो पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि वो यदि 5 साल ठीक से काम नहीं किया तो हो गया, हट गया, वो उसको वोट नहीं दिया जाएगा। मैं एक बार आप सिविल सर्वेंट बन गए तो हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए। अभी एक न्यूज़ में चल ही रहा है, जान ही रहे हो तुम लोग। तो देखो रातों रातों नहीं ना निकला वो। यदि आपके ऊपर करप्शन चार्ज भी है, कुछ भी केस हो, तो आपको रातों रात निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो बात समझो, प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। यूपीएससी जो रिक्रूट करती है सिविल सर्वेंट को, उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। कमेटी बैठेगा, कमेटी देखेगा, फिर बोलने का मौका भी दिया जाएगा सिविल सर्वेंट को, फिर केस चलेगा, तब देखा जाएगा, तब जाकर निकाला जाता है। मतलब इजी प्रोसेस नहीं है रिमूवल का सिविल सर्वेंट का, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, अभी भी उतना ही वैलिड है ये चीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई देयर वॉज अ नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस। आखिर सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जानते हो रॉबर्ट क्लाइव ने भी रिफॉर्म्स लाया सिविल सर्विस पे, वारेन हस्टिंग भी लाए हैं। मैं ये दोनों का रिफॉर्म्स उतना तगड़ा रिफॉर्म्स नहीं रहा। रियल में जो रिफॉर्म्स लाया है वो लॉर्ड कर्नवालिस है, और उसी ने तुम्हारा कोड भी बनाया था, हाँ, कर्नवालिस कोड। तो समझेंगे इसी क्लास में। देखो आखिर क्यों रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है सिविल सर्विस पॉलिसी में। तो मेन रीज़न वही है, अनअकाउंटेड अकाउंट्स, चीट प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस हो रहे थे, चोरी हो रहा था, करप्शन हो रहा था, ठीक है, और जिसके वजह से जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ी हो रहा था। जब इतना हम लोग जान रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा फेल कर गया, जबकि उसके जो सर्वेंट थे वो बहुत रिच थे। इसका मतलब क्या कि बहुत माल प्रैक्टिस, वो नेटिव से ब्राइब प्रेजेंट सब लेते थे, तो सर्वेंट तो बहुत अमीर, वहाँ कंपनी ही बर्बाद हो गया। गया था ना वो इंग्लैंड में, वहाँ फिर कुछ रकम लिया, पैसा लिया, और उसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया है ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसका पीट इंडिया देखोगे, उससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखो, दुनिया भर का चीज़, फिर चार्टर एक्ट देखोगे। तो बहुत ही प्रॉब्लम था, चीट प्रैक्टिस, कंपनी, ये करप्शन, इनएफिशिएंसी, दुनिया भर का चीज़। तो कैसे हो रहा था? देखो, तो मिसयूज़ ऑफ प्रिविलेज, जो भी प्रिविलेज मिल रहा था सर्वेंट को, उसका मिसयूज़ कर रहा था ये लोग। जैसे देखो दस्ता का मिसयूज़ कर देना, वही फ्री पास का मिसयूज़ कर देना, किसी को बेच देना, वहाँ से पैसा कमाई कर लेना, गलत चीज़ चल रहा था। हाँ, ट्रेडिंग राइट्स, सेम चीज़, वही ट्रेडिंग राइट्स किसी को बेच दिए। हाँ, गलत तरीके से ट्रीटी कर रहा है, ट्रीटी का मिसयूज़ कर रहा है अपना फ़ायदा के लिए, तो गलत चीज़ है। कॉलिजन देखो, शुरू में देखो सिविल सर्वेंट को बहुत कम तनख्वाह दिया जाता था, हालांकि बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बढ़ा दिया है, इनफैक्ट कर्नवालिस ने तो और ज़्यादा बढ़ा दिया था। कि देखो सबसे बड़ा बात होता है करप्शन का ना, तो एक होता है लो सैलरी भी होता है। देखते हो ना, जो ट्रैफिक जो पुलिस लोग बैठे रहते हैं, बहुत लो सैलरी मिलता है इन लोग को। तो लो सैलरी मिलता है तो ये लोग खर्चा पानी करने के लिए क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं लोगों से। एक रीज़न ये भी होता है करप्शन का। तो उस समय लगा कि भाई बहुत कम पैसा देते हैं सिविल सर्वेंट को, शायद इसलिए भी करप्शन करता है। देखो वही बोला, इनिशियली उसको लो पेड, बहुत कम पैसा दिया जाता था, है ना, बट अलाउड टू गो फॉर, हाँ अब पैसा कम दिया जा रहा है बट बोला कि प्राइवेट ट्रेड करो, यही काम बिगाड़ा ना। पैसा तनख्वाह कम दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट ट्रेड करो, अब प्राइवेट ट्रेड करके वो बहुत मुनाफा मार लेगा। तो ये ब्रिटिश का शुरू का जो स्ट्रेटजी है वो भी गलत था। बाद में क्या किया जाएगा, प्राइवेट ट्रेड बंद किया जाएगा और तनख्वाह ज़्यादा दिया जाएगा। मैं वही बात है कि मुँह में एक बार खून लग जाए, है ना
एक बार आप करप्शन करना शुरू कर दिए तो बहुत मुश्किल है, एक सिस्टम का पार्ट बन जाएगा वो। आ रहा है समझ में ना? लेटर देखो, जब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिया गया, क्योंकि जानते हो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहा, वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी भी बन गया, करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए भी वही काम करेगा, सिविल सर्वेंट ही। बाद में जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इसको दिया करने के लिए सिविल सर्वेंट सबको, तो बताओ ट्रेडर्स के साथ, मर्चेंट के साथ ये कोलिजन करना शुरू कर दिया, यानी कि मर्ज करना, एकदम समझौता करना शुरू कर दिया, समझे। और एक्सट्रीमली करप्ट बन गया वो, क्योंकि मर्चेंट भी आ जाते थे इसके साथ में, क्योंकि मर्चेंट को फ़ायदा हो रहा है तो उसको कुछ पैसा दे दिया, समझे। नेटिव्स को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो पैसा दे दिया, ट्रेडर्स को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो पैसा दे दिया। तो बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब सिविल सर्वेंट करना शुरू कर दिया तो और करप्शन बनना शुरू हो गया विद्यार्थी लोग। तो देखो, कंपनी मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, सिविल सर्वेंट, इसका ट्रिपल अलायंस चल रहा था, यानी कि तीनों आके एक साथ। अब इतना पावरफुल ये कम्बिनेशन है कि कोई चाह के भी करप्शन नहीं हटा सकता है। जानते हो ना, कभी भारत में बहुत करप्शन है, और करप्शन का नेक्सस, करप्शन का नेक्सस, जैसे देखो नीट ही एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ ना इस बार, नीट का एग्ज़ाम 2024 में नीट की एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया। इसमें कितना भयानक ऊपर से कह सकते हो कि नेक्सस होगा। जब नेक्सस पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, मैं बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई भी, मान लो कि कोई भी इतना बड़ा चीज़ होता है, यानी कि घोटाला होता है, और उसमें यदि बहुत बड़ा नेक्सस हो तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। वही चीज़ हो रहा था यहाँ पे भी, ट्रिपल अलायंस बन रहा था। कंपनी का मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, सिविल सर्वेंट, सब अलायंस बना के रखे हुए थे। हाँ, और इस चीज़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। यदि आपको जस्टिस चाहिए, करप्शन फ्री स्टेट चाहिए, तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ह्यूज, बहुत तगड़ा ये क्या है, नेक्सस, समझ गए ना। हाँ, प्रयास होगा। देखो यही प्रयास है कि कंपनी रूल के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया सिविल सर्विस को लेके, वारेन हस्टिंग ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, और जो चार्टर एक्ट 1833 में आया था और 53 में आया था, उसमें सिविल सर्विस को लेके क्या हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्या क्या हुआ, क्योंकि जानते हो 1858 से तो ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करना शुरू कर दिया था भारत को। तो देखो यहाँ पे समझो विद्यार्थी लोग, रिफॉर्म्स देखो, सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स क्या क्या है तुम्हारा अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड वारेन हस्टिंग्स। हाँ, 1765 से लेके 84 तक, दोनों का टेन्योर ऐड कर दो। बहुत सारे कोशिश किए गए उस समय, जैसे गवर्नर हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वारेन हस्टिंग हो गए, ताकि इस सिस्टम को प्यूरीफाई किया जाए, सिविल सर्विस को प्यूरीफाई किया जाए, उसमें कोई भी गलत चीज़ ना हो, इनएफिशिएंसी ना हो, करप्शन ना हो, ब्राइब्स ना ले नेटिव से, सिविल सर्वेंट से। उसके लिए बहुत प्रयास किए गए, है ना। इट वॉज पार्सली अटेंडेड, वहाँ कुछ ही कुछ सफल हो पाया, अधिकतर सफल नहीं हो पाया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, करप्शन को चेक करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सैलरी बढ़ा दिया सर्वेंट का। सही बात है, सर्वेंट का सैलरी बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग अब करप्शन नहीं करेंगे, ब्राइब्स नहीं लेंगे, प्रेजेंट्स नहीं लेंगे नेटिव पीपल्स से, मर्चेंट्स से। ठीक है, कोशिश किया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद देखो वारेन हस्टिंग, वारेन हस्टिंग ने क्या किया, वही सीओडी और बीओडी, पता होना चाहिए तुम लोग को कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस और कमर्शियल ब्रांचेस अलग कर दिया गया, ताकि नेक्सस ना बन सके दोनों का। क्योंकि पहले तो जानते हो कि सीओडी दोनों ही काम कर रहा था। सीओडी में क्या था तुम्हारा, पॉलिटिकल अफेयर्स भी है ना, और तुम्हारा कमर्शियल एस्पेक्ट भी, दोनों साथ में था। बट वारेन हस्टिंग ने क्या किया, वही वारेन हस्टिंग का मतलब क्या कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आया, तो उसके बाद जानते हो कि बहुत सारा प्रोविजंस आया था, है ना, सीओडी का आया, बहुत सारा चीज़ हुआ था उसमें। तो ये वारेन हस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जिन्होंने कोशिश किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और कमर्शियल ब्रांच अलग कर दिया जाए, ताकि नेक्सस ना हो सके, ताकि आप कमर्शियल एस्पेक्ट देखो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखो, समझे ना। यदि एक ही आदमी को तुम बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे तो करप्शन तो करेगा ही करेगा वो। तो करप्शन कम करे बोल के क्या किया, ब्रांच को तोड़ दिया, एक कमर्शियल ब्रांच और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। बट कह सकते हो कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म्स नहीं था वो, क्योंकि पार्सली अटेंड हुआ है। जो रियल में किसी ने रिफॉर्म्स लाया, जिसको हम फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कह सकते हो, वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस बच्चे लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हार के आया है इंडिया में, ठीक है, आज जिसने पार्टिसिपेट किया था थर्ड एंग्लो मैसूर वार में भी, याद होना चाहिए तुम लोग को। सुसाइड तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था बच्चे लोग, ठीक है, सुसाइड इन्होंने नहीं किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, क्योंकि उसके अगेंस्ट करप्शन का चार्ज था। ठीक है, यहाँ पे समझो, बाद में जो मेजर रिफॉर्म्स लाए वो कॉर्नवालिस लाए हैं, कॉर्नवालिस कोड 1793। ठीक है, 1793 का जो कॉर्नवालिस का जो कोड आया, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस लाए कॉर्नवालिस, उसके वजह से कहीं ना कहीं प्यूरीफाई हुआ और बहुत कुछ किया इसने। देखो
ही वॉज डिटरमाइंड टू प्यूरिफाई द सिस्टम एंड हैंस मेड सम ओवरवेलिंग रिफॉर्म्स, इसलिए बहुत अच्छा तगड़ा रिफॉर्म्स इन्होंने किया है। अब देखो जो भी इन्होंने रिफॉर्म्स किया हो उससे इंडियंस को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट इंडियंस के लिए इनजस्टिस ही हुआ है। बस सिविल सर्विस में इसने बहुत रिफॉर्म्स किया है। अब इसने जो भी गलत काम किया, यानी कि इंडियंस को अधिकार नहीं दिया, ये चीज़ बाद में जाके फिर मैकेले करेक्ट करते हैं चार्टर एक्ट में, और जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो कोड था, कॉर्नवालिस का जो कोड था जिसने इनजस्टिस किया इंडियंस के लिए, उसको रेक्टिफाई करता है कौन? मैकेले का। ठीक है, मैकेले जानते हो, मैकेले वही लॉ मेंबर जो बने थे और जिनके अंदर आईपीसी सब भी बना है। हाँ, जो कि भारत में पहली बार एजुकेशन व्यवस्था, एजुकेशन में भी उनका रोल देखोगे आने वाले समय में। खैर देखो, कॉर्नवालिस ने क्या किया, सिविल सर्विस को दो भाग में डिवाइड किया, एक कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस और एक दूसरा क्या है तुम्हारा अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। इसके अनकोऑर्डिनेटेड को तुम नॉन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सिविल सर्विस होगा, एक टाइप का नहीं, दो टाइप का होगा। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस का मतलब होता है हायर पोस्ट, जो कि केवल ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व रहेगा, और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन रहेगा, यानी कि कह सकते हो बहुत फॉर्मल जॉब है, इसमें वेतन बहुत मिलेगा। तो इसके लिए अग्रीमेंट होता था तुम्हारा, जो जितने भी इंग्लिशमैन को मिलता था वो अग्रीमेंट साइन करता था तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये, इंडियंस को नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेटेड सर्विस। और उस समय देखो इसी के लिए मांग हो रहा था भारत में कि कोऑर्डिनेटेड सर्विस इंडियंस को क्यों नहीं मिलेगा। तो दूसरा देखो अनकोऑर्डिनेटेड पोस्ट, जो कि ये लोअर पोस्ट है और जिसमें इंडियंस को भी रिक्रूट किया जाएगा, विच इज सीधा आयरनी। और यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन तुमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। कभी भी हायर किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट और कभी भी फायर किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। कह सकते हो एक तरह से इनफॉर्मल जॉब है ये, अभी के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो। और जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस है वो फॉर्मल जॉब है, मतलब बहुत बड़ा जॉब है वो। बट जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस है वो केवल ब्रिटिश के लिए क्या है तुम्हारा रिजर्व्ड है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ स्टूडेंट? कॉर्नवालिस ने इंडियंस को बाहर कर दिया ना, इंडियंस को अच्छा पोस्ट नहीं मिलने जा रहा है। मैं जो भी हो, इसने क्या किया, रिफॉर्म्स तो लाया। तो इसलिए साइड में देख सकते हो कि कॉर्नवालिस जो है पहला शख्सियत है जिन्होंने सिविल सर्विस को इस्टेब्लिश किया और ऑर्गेनाइज किया, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है। तो कोई छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन कि किसको सिविल सर्विस के फादर कहा जाता है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिकॉज ऑफ हिज दिस रिफॉर्म्स। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे देखो, तो मेन रिफॉर्म्स में देखोगे यही लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड है 1793 का, इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं हम लोग। इसमें आखिर ये किया क्या? तो देखो सबसे सैलरी जो है, सैलरी बहुत बढ़ा दिया। उस समय सैलरी 1500 था एक सिविल सर्वेंट को, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट, कोऑर्डिनेटेड समझ रहे हो ना? तो सिविल सर्वेंट का सैलरी जो होगा वो 1500 होगा, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस माना जाता है उस समय। तुम खुद देखो 1790s में किसी को 1500 रुपये मिल रहा है, मतलब वो अभी का 1 लाख से कई गुना ज़्यादा है उस समय। 60 और 70 में ही हमारे पिताजी लोग बोलते थे कि हम लोग को 2 रुपया मिलता था, 2 रुपया में घर चलाते थे। और ये बात है 1780s और 90s का, तो उस समय देखो 1500 मिलना मतलब बहुत ज़्यादा है, अभी के 10 लाख से भी ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, सब इन्फ्लेशन सबको जोड़ोगे तो यानी कि सिविल सर्विस बिकम द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड। तो अब इसको इतना ज़्यादा पेड कर दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लोग चोरी ही ना करें, करप्शन ही ना करें। जब इतना पैसा मिल ही रहा है तो करप्शन करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, इसलिए बढ़ा दिया गया। दूसरी बात है, प्रमोशन को लेकर हमेशा शिकायत रहता है कि प्रमोशन कैसे किया जाए, यानी कि कैसे प्रमोट होकर सिविल सर्वेंट बनेगा, क्योंकि पहले तो सिविल सर्वेंट नहीं बनोगे आप, आपका पोस्ट बढ़, जैसे अभी भी देखो IPS बनते हैं तो फिर IG, DIG, IG बनते हैं ना, पोस्ट जाते हैं ना, तो किस तरह बनना चाहिए? तो सीनियरिटी के बेस्ड में, जो सीनियर है वो बड़ा पद लेगा, फिर जूनियर है, फिर जूनियर सीनियर बन जाएगा तो फिर वो पद लेगा। तो सीनियरिटी के बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा, जो कि अच्छी बात है, कन्फ्यूजन अवॉइड रहे इसलिए। तो प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी, कि जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी बेस्ड होगा, ताकि आर्बिट्री कोई अपॉइंटमेंट ना हो, ना ताकि नेपोटिज्म वाला चीज़ भी ना दिखे उसमें। कई बार होता है ना कि जूनियर को ही आप सीनियर बना दिए एक ही बार अपॉइंटमेंट करके, ये काम नहीं होगा, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होगा, समझा। और कोशिश ये किया गया कि बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, बाहर से आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना हो सिविल सर्विस के ऊपर, यानी कि सिविल सर्विस को रूल्स और रेगुलेशन एथिक्स के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, रूल्स को बहुत ही तगड़ा बनाया गया ताकि कोई प्राइवेट ट्रेड ना करे, हाँ, कहीं से प्रेजेंट्स ना ले, कहीं से ब्राइब्स ना ले, पूरी तरीके से रोका गया। समझ गए ना? 5 और 7 बता चुके हैं। और हाँ, ऐसा पॉलिसी डेलिबरेट, यानी कि जानबूझ के ऐसा पॉलिसी बनाया गया
ताकि इंडियंस लोग कॉम्बिनेटेड सर्विस में नहीं आ सके, कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस में वो नहीं आ सके। देखो कितना पक्षपात हुआ है ये, इसके लिए मांग उठेगा भारत में। 8 नंबर देखो, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यदि मान लो कि ब्रिटिश इंग्लिश लोग आ रहा है, अब इंग्लिश लोग तो जानते हो कि दोनों में ही आ सकता है, कॉम्बिनेटेड अनकॉम्बिनेटेड दोनों में आ सकता है। यदि इंडियंस आ गए, इंडियंस अनकॉम्बिनेटेड में ही आएगा, तो इंडियंस आएगा भी तो इंडियन का सैलरी कम होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट, तो सैलरी में भी डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है तुम्हारा सैलरी अमंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल को वही काम के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और इंडियंस को कम पैसा दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भले ही ये फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया हो, मगर इंडियंस के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, बहुत डिस्क्रिमिनेटरी इसका अप्रोच था। इसमें जितने भी रिफॉर्म्स लाया वो इंडियंस के हित के लिए नहीं था। मांग उठेगा, बात समझ गए ना, मांग उठेगा जी। देखो सवाल ये है, हाँ तुम लोग के मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिर कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियंस को क्यों दूर रखा हायर पोस्ट से? नहीं, एक मन में आएगा ना सवाल, तो उसका रीज़न देखो। क्योंकि देखो वही बात है, ईगो कह सकते हो, क्योंकि बिलीव था कि इंग्लिश जो पर्सन है वही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इस्टेब्लिश कर सकता है और वही ब्रिटिश को इंटरेस्ट को देख सकता है, बस इंग्लिश ही देखेगा। इंडियंस लोग कभी भी ब्रिटिश का इंटरेस्ट नहीं समझ सकता है, बात समझे। देयर वॉज बिलीव डैट ओनली इंग्लिश पर्सन कुड इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, केवल इंग्लिश ही लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और इंग्लिश ही लोग इस चीज़ को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लोग ही इंग्लिश का इंटरेस्ट को जान सकते हैं, इसलिए इंडियंस को रखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात देखो, ये भी गलत चीज़ है। देखो ये बिलीव एक जनरल परसेप्शन था कि जो इंडियंस है वो इनकैपेबल है, बेकार है, काम नहीं कर सकता है, निकम्मा है, अनट्रस्टवर्दी है, यानी कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ब्रिटिश को इंटरेस्ट को लेकर कभी भी वो सेंसिटिव नहीं हो सकता है, यानी कि ब्रिटिश का इंटरेस्ट कभी भी इंडियंस नहीं समझ सकता है। तो कहा इंडियंस को हम कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस में डालेंगे, इस तरह का बिलीव, जो कि बहुत गलत बिलीव है। ऐसा बिलीव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? यदि इंडियंस को पढ़ाओगे तो क्यों नहीं इंडियंस जा सकता है ऊपर, है कि नहीं? बताओ तो। पढ़ा लिखा आदमी का कोई जात मजहब और कोई कंट्री थोड़ी होता है। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा आदमी, इससे पहले तो इससे भी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी राजा राम मोहन रॉय हुआ था, जो कि ब्रिटिश को भी आईना दिखा रहा था। तो ये तो धारणा ही गलत है, समझे। दूसरी बात वही है सेंस ऑफ रेशियल सुप्रीमेटी, जिसमें बात है कि इंग्लिश क्या है, एक्सक्लूसिव क्लब से बिलोंग, यानी कि जो इंग्लिश है वो बड़ा रेस से आता है और इंडियंस लोग छोटे रेस से आता है, वही रेशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, जब छोटे रेस से कोई आ रहा है तो उसको क्यों पोस्ट देने की जरूरत है, इस तरह का सोच। और दूसरी बात है कि चूंकि ये हाई पेड सैलरी सर्विस है तो इंग्लिश के अंदर ही खूब कंपटीशन है। तो यदि इंडियंस को देना भी चाहोगे तो उधर से फिर मना ही होगा, इंग्लिश को ही दो ना। तो टू मच कंपटीशन अमंग यूरोपियंस कि हम इस तरह का पोस्ट लेंगे, क्योंकि पोस्ट में बहुत पैसा है, बहुत पावर है, तो कहाँ इंडियंस को ऑफर किया जाए, जब यूरोपियंस खुद इस पे आना चाह रहा है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि पोस्ट बहुत जाने हो ना, पैसा भी है इसमें, शौहरत भी है, सभी कुछ है। अभी भी सिविल सर्विस में सब कुछ है कि नहीं है। यू विल गेट गुड सैलरी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट पावर ऑल्सो। इसलिए तो विद्यार्थी लोग तैयारी करता है इतना कि नो वेयर से एवरीवेयर बन गए, कहीं नहीं थे सीन में। सिविल सर्विस का रिजल्ट से पहले कहीं नहीं थे, रिजल्ट आया तो कोई आदित्य श्रीवास्तव बन गया। तो ये भी एक रीजन है, बात समझे। एंड ब्रिटिश वेर होल्डिंग सच मैथिकल रैशनल इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइट देयर ओन मोनोपोली ऑफ पावर, यानी कि इस तरह का जो विचारधारा ब्रिटिश रख रहा था कि इंडियंस रेशियली क्या है, बेकार है, हम रेशियली सुपेरियर है ना। और कॉर्नवालिस देखो ना, कॉर्नवालिस क्या बिलीव करता था कि एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। बताओ, इतना गलत सोच था। जितने भी इंडियंस हैं सब करप्ट हैं, जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सब करप्ट है। अब बताओ, इस तरह का सोच था कॉर्नवालिस का। तो डू यू थिंक कि ऐसे सोच रखने वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या भारतीय को पोस्ट देने वाला है कॉम्बिनेटेड सर्विस का? बिल्कुल नहीं देगा। इसका सोच ही देखो ना, इतना घटिया सोच है। तो इसलिए देखो, इस तरह का जो रैशनैलिटी रख रहा था, इस तरह का जो सोच रख रहा था, इसलिए रख रहा था कि यस, यदि कोई पावर में बना रहेगा तो ब्रिटिश बना रहेगा, इंडियंस को बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए, मोनोपोलाइज करना अपने पावर को, हम ही पावर में रहेंगे, बाकी किसी को मौका नहीं दे, क्योंकि इंडियंस उस लायक है ही नहीं। क्योंकि जितने भी इंडियंस हैं हिंदुस्तान में सब करप्ट है, इनकैपेबल है, अनट्रस्टवर्दी है, और ब्रिटिश का इंटरेस्ट कभी नहीं समझ सकता, और रेसिली भी कोई सुपेरियर नहीं है, बहुत नीचे का रेस सही है। इस तरह का सोच, हाँ ठीक है, ये तो इनजस्टिस हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया। इस इनजस्टिस को करेक्ट किया जाएगा आने वाले समय में। देखो, तो चलो उसके बाद देखते हैं वेलेस्ली। हाँ, वेलेस्ली ने कुछ प्रयास किया विद्यार्थी लोग। वेलेस्ली जो 4th एंग्लो मैसूर वार में इन्वॉल्व था।
तो देखो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया, कब? 1800 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो विद्यार्थी लोग, प्रयास हुआ है सिविल सर्विस में, अच्छा प्रयास हुआ इंडियंस के लिए भी। देखो तो 1800 में विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में, किस लिए? कि जो भी बच्चे लोग है ना यंग रिक्रूट्स होंगे, सिविल सर्वेंट में जो रिक्रूट होंगे, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा इंडियन ट्रेडिशन में और लैंग्वेज में। तो देखो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, यानी कि कॉलेज बनाया गया तुम्हारा, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में 1800 में बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये इसलिए बनाया गया ताकि जो यंग रिक्रूट्स है, जो सिविल सर्वेंट लोग आएंगे, बच्चे लोग आएंगे, उसको इंडियन ट्रेडिशन के बारे में सिखाया जाए, उसको इंडियन लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाए, ताकि आखिर उसको रूलिंग तो इंडिया में ही करना है, तो इसलिए कॉलेज बना। हाँ, कम से कम 3 इयर्स का ट्रेनिंग होगा इस कॉलेज में, समझ गए ना? यानी कि सिविल पोस्टिंग होने से पहले 3 इयर्स का होगा। मगर ये लोग कॉम्बिनेटेड सर्विस के लिए कौन रहेंगे? सब ब्रिटिश लोग रहेगा। यानी कि जो ब्रिटिश लोग जो सिविल सर्वेंट बन के आ रहे हैं, तो एक ही बार तो डीएम नहीं बन जाता है कोई भी, जानते हो 3-4 साल का इन लोगों का भी होता है। तो जो भी पास हो गए तो 3 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा, ताकि ये लोग यहाँ का इंडियन लैंग्वेज समझ सके, इंडियन ट्रेडिशन समझ सके। जब तक हम ट्रेडिशन लैंग्वेज नहीं समझेंगे तब तक कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? जैसे जानते हो पोस्टिंग होता है किसी भी राज्य में, होता है ना सिविल सर्वेंट, जैसे तुम बिहार के हो तो तुम्हारा पोस्टिंग केरल में हो सकता है, तो पहले वहाँ का कस्टम्स, कल्चर, वहाँ का लैंग्वेज तुमको समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ के लिए विलियम कॉलेज खोला गया था। मगर देखो बाद में क्या हुआ, सीओडी, जानते हो सीओडी जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने डिसअप्रूव कर दिया कि ये कॉलेज छोड़ दो, ये कॉलेज को बंद करो। और 1806 में इस कॉलेज को बंद करना पड़ा। तो कितना सुंदर कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करना पड़ा था 1806 में, क्योंकि बैकलैश कर गया, सीओडी ने कहा कि नो बंद करो इसको, और इसको रिप्लेस किया ईस्ट इंडिया इंडियन कॉलेज एट हैलीबरी इन इंग्लैंड। बताओ, इसको रिप्लेस करके एक कॉलेज तुम्हारा इंग्लैंड में बन गया। अब जो भी रिक्रूट्स होगा वो इंग्लैंड में जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग होगा। अब बताओ, इंग्लैंड में ट्रेनिंग होगा, वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर इंडिया में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। ये क्या जस्टिसेबल चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। आपको इस लैंड के बारे में पता ही क्या था? आप बाहर से, विदेश से आप ट्रेनिंग करके आ रहे हो, ट्रेनिंग तो इसी लैंड में होना चाहिए जहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन होना है। बात समझ रहे हो? तो ये दिक्कत है। हाँ, बाद में देखो ईस्ट इंडियन कॉलेज को भी 1858 में एबोलिश कर दिया गया। ये जो कॉलेज आया इसको ख़त्म कर दिया 1858। क्यों? क्योंकि 1858 में क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल अपने हिसाब से देखेगा, क्योंकि क्राउन रूल जानते हो कि सबको बराबर कर दिया, इंडियंस को भी बराबर कर दिया था, इसलिए कॉलेज ख़त्म कर दिया। जो भी अभी कॉलेज रिप्लेस किया है फोर्ट विलियम को, वहाँ पे जाके कौन सा कॉलेज है, ईस्ट इंडियन कॉलेज, उसको ख़त्म कर दिया 1858 में। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, वही कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन रूल के पास आ गया, तो इसलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर में तुमको परिवर्तन दिखेगा। सवाल ये है कि आखिर फोर्ट विलियम कॉलेज को डिसअप्रूव क्यों किया गया 1806 में? आखिर उसको बंद क्यों किया गया? तो इसका कारण यही कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ऐसा लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखो बैठा हुआ है इंग्लैंड में बैठा हुआ, इंग्लैंड से शासन चला रहा है वो, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वही अपॉइंट करता था स्टूडेंट, वही बीओसी और सीओडी मिलके, जानते हो ये समय आ चुका है, बीओसी और सीओडी दोनों का पिट इंडिया एक्ट में आया था ना, दोनों बीओडी और सीओसी, बीओसी था और सीओडी था पिट इंडिया एक्ट में, पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल एस्पेक्ट देखने के लिए। तो बात समझो कि डिसअप्रूव, ये फोर्ट विलियम कॉलेज को क्यों डिसअप्रूव किया 1806 में? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लगा कि यदि ये ट्रेनिंग इंडिया में होगा, तो जब इंडिया में ट्रेनिंग होगा तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ एफिलिएशन हो जाएगा सिविल सर्वेंट का। देखो हर समय डर रहता है ये चीज़, जैसे सेंटर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, अब सेंटर क्या करती है, अलग अलग राज्य में भेजती है। राज्य में क्या करती है कि सीएम को कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट लगा तो सीएम उसको रख लेगा और अपने साथ स्टेट में रखता है। जैसे देखो शुभम कुमार टॉप किए ना हिंदुस्तान ऑल इंडिया रैंक, अभी बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वो डीएम बन के बैठे हुए हैं, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है उनका। 2020 में टॉप किए थे, अब एक दो साल में वो बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे। तो ये होता है, प्रायोरिटी होता है, अब स्टेट के साथ नेक्सस बन जाएगा उसका। तो सेम चीज़ यही डर था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हम करें, सब कुछ हम करें, और लास्ट में यदि ट्रेनिंग वहाँ पे इंडिया में चलेगा तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ नेक्सस फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ नहीं ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग लंदन में होना चाहिए, ताकि हमारे बात को ज़्यादा वो लेके जा सके, हमारे बात को वो फॉलो कर सके। समझे बात को? तो सीओडी को लग रहा था कि इस तरह का यदि ट्रेनिंग होता है भारत में तो लॉयल्टी ऑफ सिविल सर्वेंट शिफ्टिंग फ्रॉम द लंदन टू कलकत्ता, लंदन में नहीं रहेगा लॉयल्टी, ये लॉयल्टी कहाँ शिफ्ट? कलकत्ता में। कलकत्ता में लॉयल्टी शिफ्ट होने का मतलब क्या कि जो यहाँ का जो व्यवस्था है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ ज़्यादा वो हो जाएगा। मगर सिविल सर्वेंट तो वहाँ से वो कंट्रोल भी करना चाह रहा है, जैसे सेंटर भी सिविल सर्वेंट के द्वारा कंट्रोल करती है ना, राज्य को करती है कि नहीं करती है? हाँ, यदि राज्य का अपना नेक्सस बन जाए सीएम का और वहाँ मिनिस्टर का नेक्सस बन जाए
तो सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, समझ गए ना। तो इसलिए 1806 में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। आगे देखो, समझो इस चीज़ को। अब देखो रिफॉर्म्स, 1833 में सिविल सर्विस को लेकर क्या रिफॉर्म्स आया, वही चार्टर में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या आया, देखो ये बच्चे लोग पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखो अभी समझने वाला चीज़ है। ओपन कंपटीशन थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस हुआ। मैं ये COD के अपोजिशन के वजह से बंद कर दिया गया इसको। पहली बार इंडियंस भी आने जा रहे थे इसमें, ओपन कंपटीशन होने जा रहा था, थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। बट COD ने फिर मना कर दिया कि नो, ओपन कंपटीशन होगा तो फिर इंडियंस लोग भी आएंगे, तो इसलिए रद्द कर दिया गया इसको, यानी कि इसको खारिज कर दिया। ऑन द पेपर तो आ गया था, मगर COD के अपोजिशन की वजह से इसको हटाना पड़ा पेपर से। तो देखो, ओपन कंपटीशन वाज थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस बट इट वाज निगेटेड, यानी कि इसको हटाना पड़ा बिकॉज ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब देखो तो व्यवस्था कैसा रहेगा, नॉमिनेशन कम कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो जैसे पोस्ट लेट से 10 पोस्ट है, जैसे चलो 100 पोस्ट है, मान लेते कि 100 सिविल सर्वेंट का पोस्ट है, तो 100 सिविल सर्वेंट के लिए क्या करेगा ये लोग, पहले 400 लोग को सेलेक्ट करेगा। ओपन कंपटीशन नहीं है ये। कितना पोस्ट है, लेट से 100 पोस्ट है, तो उसके लिए ये लोग 400 पीपल को सेलेक्ट करेंगे और ये 400 पीपल में कंपटीशन करवाएंगे। कितना पोस्ट के लिए, 100 पोस्ट के लिए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं नॉमिनेशन कम कंपटीशन, यानी कि नॉमिनेशन होगा उसमें से फिर कंपटीशन होगा। नॉमिनेशन कितना हुआ, 400 आदमी का हुआ ना, उसके बीच कंपटीशन, यानी कि ये ओपन कंपटीशन नहीं है विद्यार्थी लोग। ऐसा होता है क्या भारत में? अभी नहीं होता है। भारत में ओपन कंपटीशन है, भारत में कोई नॉमिनेशन का कोई बात ही नहीं है सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन है। तो इसमें क्या है, नॉमिनेशन कम कंपटीशन, यानी पहले नॉमिनेशन होगा 400 आदमी का, उसमें से लेट से 100 सीट है तो 400 आदमी को एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, जो सिलेबस के हिसाब से, जो भी मार्क्स के हिसाब से, जो भी जिसका हुआ वो 100 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वही देखो, डैट इज 4 टाइम्स द वैकेंसीज वे नॉमिनेटेड बाय COD। COD क्या है, जो भी वैकेंसी है 4 टाइम्स लोग ज़्यादा नॉमिनेट करेंगे उसको, और नॉमिनेटेड मेंबर ही क्या करेंगे, एग्ज़ाम को लिख पाएंगे, एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो ओपन कंपटीशन नहीं है सिविल सर्विस। और ये किसके बीच में हो रहा है, ये यूरोपियंस के बीच में हो रहा है। इंडियंस तो यहाँ है ही नहीं, वही इंग्लिश को ही, यूरोपियंस को ही 400 लोग सेलेक्ट किया जाएगा और 100 के लिए एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा कि चलो भाई एग्ज़ाम दो, 100 लोग सेलेक्ट करो और जाओगे। तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है ये। देखते हो अभी कंपटीशन कितना होता है, 15 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से 600-700 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो अभी ओपन कंपटीशन है और कोई भी सेलेक्ट हो सकता है उसमें। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, देखो ये बहुत बड़ी बात है। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया, नो नॉमिनेशन कॉन्सेप्ट खत्म। अब ओपन कंपटीशन है और जो रिक्रूटमेंट होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट होगा, यानी कि जिसने पास किया एग्ज़ाम को वो सिविल सर्वेंट, समझे। और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का बात था इंडियंस को भी। देखो दरवाज़ा खोल रहा है इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विस में। हाँ, और देख रहे हो ना, नॉमिनेशन जो प्रोसेस इससे पहले हो रहा था 1833 के चार्टर एक्ट में, तो ये 20 साल बाद रिप्लेस कर दिया कि अब बोला कि नो, इनफ हो गया, नॉमिनेशन नहीं होगा, अब ओपन कंपटीशन होगा। तो तुम लोगों को तो लग रहा हो कि लॉलीपॉप मिल गया इंडियंस के लिए। नो, एक तरफ तुमको लॉलीपॉप दिखेगा ये, एक तरफ फिर तुमको रिस्ट्रिक्शन भी दिखेगा, क्योंकि दुनिया भर का कमेटी बनेगा फिर बोला कि नो, इंडियंस को देने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट 1853 में ये समझा गया कि इंडियंस को भी दिया जाए मौका, है ना, और ओपन कंपटीशन कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि नॉमिनेशन कम कंपटीशन कब था, ओपन कंपटीशन पहली बार भारत में कब किया गया सिविल सर्विस में? तो ये चार्टर एक्ट सब तुम लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, सवाल ये है कि जो ब्रिटिश जो इतना इंडिफरेंट है, इतना एक्सप्लॉयटेटिव है, इतना निकम्मा है, इंडियंस को, है ना, इंडियंस को इनकेपेबल समझता है, अनट्रस्टवर्दी समझता है, इनसेंसिटिव समझता है ब्रिटिश इंडियंस को लेके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी करता है ब्रिटिश इंडियंस को लेके। तो इंडियंस को देने की क्या ज़रूरत है सिविल सर्विस का अपॉर्चुनिटी? तो देखो यहाँ पे, तो वाई ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया 1853 में? क्योंकि देखो इंडियन एजुकेटेड क्लास भी बढ़ रहे थे तेजी से। जब बढ़ रहे होंगे तो मांग तो होगा ही होगा कि हमको भी बनना है जी, है ना। तो एक तरह से लगा कि भाई जब इंडियन एजुकेटेड क्लास बढ़ रहे हैं और सब वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग को भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी बात है 1850 आते आते थोड़ा ब्रिटिश के एटीट्यूड में भी तुमको स्वभाव दिखेगा, चेंज, ब्रिटिश के स्वभाव में भी तुमको चेंज नजर आएगा। अब इन लोगों को भी रियलाइज़ होने लगा कि नो, इंडियंस को डालना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इतना बड़ा देश नहीं चला सकते हैं। और दूसरी बात है जो कर्नावालिस कोड में तुम देखते हो 1793 में जो इनजस्टिस हुआ इंडियंस को लेके,
हुआ ना, कर्नवालिस ने खूब इंजस्टिस किया कि नहीं किया, उसको यदि करेक्ट करना है तो इंडियंस को भी देना होगा अधिकार। हाँ, लॉ मेंबर मैकले ने खुद कहा ये चीज़ कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी मैटर ऑफ फेवर, ये फेवर की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस को करके, एक्चुअली इंडियंस को राइट है कि वो भी काम करे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान दे। तो मैकले ने ये वर्ड कहा ही था। हाँ, पिछले वाला स्लाइड है कि नहीं है बताओ। और दूसरी बात है कि वर्ल्ड में भी मैसेज जाना चाहिए कि ब्रिटिश जो है कंसर्न है अपने कॉलोनी को लेके, ऐसा नहीं कि केवल ब्रिटिश खाली यहाँ पे शोषण करता है। हाँ, ब्रिटिश क्या है कि जो पढ़ा लिखा आदमी उसको जॉब भी देता है, उसको भी साथ में लेके चल रहा है उसे भी, तो इस तरह का मैसेज जाए। समझ गए ना स्टूडेंट। तो हाँ, ग्लोबली ब्रिटिश वांटेड टू शो दैट दे हैव कंसर्न फॉर देयर कॉलोनीज। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड ना, कंपनी रूल के अंदर जो भी चीज़ हुआ कंप्लीट कर दिया ना स्टूडेंट सिविल सर्विस को लेके। अब जो हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्या क्या हुआ है सिविल सर्विस को लेके। तो देखो विद्यार्थी लोग, हाँ, एक तरफ तुमको फैसिलिटेशन नजर आएगा, एक तरफ तुमको लगेगा कि वाह क्या अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए, और एक तरफ फिर बैरियर लगा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देखो क्वीन प्रोक्लेमेशन लग चुका है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा भारत को, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, यानी कि क्राउन रूल होगा भारत में। देखो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखोगे तो प्रोक्लेमेशन आ चुका है कि हर इंडियंस अलाउड है और आराम से वो सिविल सर्विस के ऑफिस में आ सकता है। ये तो बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा फरमान है क्वीन का, बात समझ रहे हो ना। मगर देखो क्या हुआ, 3 साल बाद इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया, ठीक है, 1861 का। देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ तुमको देगा लॉलीपॉप देगा, एक तरफ फिर रोक लेगा, कुछ ऐसा प्रोविजन लगा के। समझ पा रहे हो ना कि एक तरफ तो पूरा दरवाजा खोल दिया कि हर इंडियंस आ सकता है, हाँ वो भी सिविल सर्वेंट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन कंपटीशन है। मैं देखो क्या हुआ 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में। देखो अब जो सिविल सर्विस है वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिविल सर्विस। अभी तक हम लोग सिविल सर्विस कर रहे हैं, अब इंडियन सिविल सर्विस को क्या कहा जाएगा, इंडियन सिविल सर्विस, नंबर 1। दूसरी बात है, देखो इसमें क्या किया गया, जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस है उसका बहुत सारा ऑफिसेस, बहुत सारा पोस्ट क्या किया गया, जो प्रिंसिपल पोस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो ब्रिटिश के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो कहाँ ओपन कंपटीशन हुआ जी, अब तो रिजर्व कर दिए। तो देख रहे हो ना, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पूरा दरवाजा खोल दिया गया, फिर 61 में फिर वो कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, ऐसे भी कोऑर्डिनेटेड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ जो उसका जो मेन पोस्ट है वो रिजर्व है ब्रिटिश के लिए, समझे। और दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन इंग्लैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। बताओ जो एग्जामिनेशन होगा सिविल सर्विस का वो इंग्लैंड में होगा, लंदन में होगा, और कौन सा लैंग्वेज में, इंग्लिश में होगा। तो कहाँ ज़्यादातर लोग दे पाएंगे, यानी कि इंडियंस को रोकना था, ना इंडियंस के पास उतना पैसा होगा, ना वो लंदन जाएगा, ना एग्ज़ाम देगा वहाँ पे। समझ पा रहे हो ना, कितने होंगे, बहुत मुश्किल से होंगे, 1-2 होंगे लोग रोकने के लिए। और कोई बात नहीं है, हमारे भाई लोग फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी बन जाएंगे। देखो तो कम से कम दरवाज़ा खोला गया ना। भारत में जो सबसे पहला जो सिविल सर्वेंट बने हैं वो और कोई नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही पढ़े लिखे घर से आते हैं विद्यार्थी लोग, उनके ही अपने बड़े भाई सबसे पहला भारत के इंडियन सिविल सर्वेंट बने हैं। देखो सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इन 1863, यानी कि लंदन में जाके एग्जाम देके पास कर गई है। आया समझ में। उसके बाद भी है, इंडियंस लोग जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, पास कर जाएंगे, पहले इंडियंस है जो कि सिविल सर्वेंट बने हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद 1871 तक 2 और बन गए थे, आर.सी. दत्ता और बिहारी लाल गुप्ता, ठीक है। तो समझ पा रहे हो ना, आर.सी. दत्ता का बहुत बड़ा रोल है बाद में भी, ठीक है। और बिहारी लाल गुप्ता भी सिविल सर्वेंट बने थे, यानी कि 1871 आते आते 3 बन गए। मतलब सबसे पहला जो बने हैं सिविल सर्वेंट, वो याद रहना चाहिए तुम लोग को, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई है सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे 1863 में। क्योंकि 1862 में तुम्हारा एक्ट आया, उसमें देखो कितना रोक दिया गया इंडियंस को कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, इंग्लैंड में एग्जाम होगा, वही लंदन में एग्जाम होगा, इंडिया में एग्जाम नहीं, उसके बावजूद भी ये बन गए। तो पहला आदमी है ये बनने वाले। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो, अब ये लोग इतना चालाक चतुर या बदमाश कहो, सातिर कहो, जो भी कहो, ये लोग और बैरियर्स लगा रखे और इंडियंस नहीं आए सिविल सर्विस में। तो देखो
ऑल्दो इंडियंस हैड बिगिन टू एंटर द कोवेटेड रैंक्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एवर सिंस 1863, यानी कि 1863 के बाद तो हम देखें 3 आदमी बने हैं हमारे, मगर उसके बाद क्या किया ये लोग, और इंडियंस नहीं आए तो और डिफ़िकल्ट सिलेबस करना शुरू कर दिया, एज भी बढ़ा दिया, मतलब एज जो बढ़ा हुआ एज था उसको घटा दिया। इनफैक्ट अभी तुम लोग को बोल दिया जाए कि 21 साल मैक्सिमम एज हो सिविल सर्विस का, तो बताओ कितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी देखते हो जनरल के लिए 32 साल है, ओबीसी के लिए 36 साल है, तो इतना, क्योंकि हमारा सरकार है इसलिए इतना ज़्यादा फैसिलिटी है। तो यानी कि ये लोग को, ये जो हमारे 3 भाई लोग बने हैं, ये भी पसंद नहीं है लोग को, ब्रिटिश लोग को, और ये चाहता कि इंडियंस आप बिल्कुल भी नहीं आए अंदर। इसके लिए देखो नियम बनाएगा, सिलेबस इशू देखो। नंबर 1 क्या है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन हो, केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, समझा। दूसरी बात है कि और भी सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम्पल क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लर्निंग भी सीखना पड़ेगा, उसका भी एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी तुम लोगों को कह दिया जाए कि संस्कृत कंपलसरी होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, दम टूट जाएगा ना, क्योंकि संस्कृत जानते हो इंडिया का ही है, क्योंकि फैमिलियर नहीं है, अभी के लोग कम जान रहे हैं संस्कृत को। अब बताओ वहाँ पे क्या बोल दिया गया कि इंग्लिश मीडियम में तो एग्ज़ाम होगा आपका, साथ साथ आपका ग्रीक और लैटिन का भी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। तो बताओ कितने इंडियंस क्वालिफाई कर पाएंगे। इन लोगों को क्या समझ कि लैटिन क्या होता है, ग्रीक क्या होता है, कितने कम लोग को आएगा ये चीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिलेबस ऐसा डिजाइन करो कि इंडियंस लोग पहुँच ही नहीं पाए। दूसरा देखो एज इशू, हाँ बताओ 1859 में बच्चे लोग मैक्सिमम एज कितना था, 23 था। 23 साल तक एग्ज़ाम दे सकता है कोई यूपीएससी का, उस समय सिविल सर्विस का 23 ईयर्स तक। जब लॉर्ड लिट्टन आया तो लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया, 23 ईयर्स को घटा के 19 साल कर दिया। बताओ 19 साल मैक्सिमम एज है। कब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, कब एग्ज़ाम देगा, कब 19 साल में वो सिविल सर्वेंट बनेगा। 19 साल मतलब क्या है कि कोई चांस ही नहीं है इंडियंस का, यही नहीं हुआ। 19 साल मैक्सिमम एज, मैक्सिमम, मिनिमम एज नहीं बोलना, अभी मिनिमम एज 18 साल है, सॉरी मिनिमम एज 21 ईयर्स है, आई एम सो सॉरी। अभी मिनिमम एज क्या है आपका, 21 ईयर्स है। उसका मैक्सिमम एज 19 ईयर्स है, यानी कि 19 ईयर्स से पहले एग्जाम देना है, 19 ईयर्स तक बाद खत्म करना है। अभी मैक्सिमम एज कितना है जनरल के लिए, 32 ईयर्स है। ये तो बहुत इनजस्टिस है यार। थोड़ा सा नीचे पेज में देखो, ये भी थोड़ा सा नीचे देखो, इसमें समझो, इसमें और समझ में आएगा। 1859 में जो मैक्सिमम एज था सिविल सर्विस पास करने का, वो 23 था। 1860 में क्या क्या एक साल बाद क्या है, उसको घटा दिया गया, 22 साल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 18 देखो घट रहा है, देखो स्टूडेंट समझो। फिर 1866 में 21 ईयर्स कर दिया गया। फिर जब लॉर्ड लिट्टन आया 1878 में, तो फिर 19 साल कर दिया गया। देख रहे हो 23 साल से कैसे घटते घटते 19 साल हुआ है। जब लॉर्ड लिट्टन आया तो 19 साल कर दिया। ये तो बहुत इनजस्टिस है। यानी कि देखो 1859 में जो 23 ईयर्स था, वो 1878 आते आते क्या हो गया, 19 साल हो गया। वहाँ बाद में फिर जब लॉर्ड डेफरिन आएंगे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा 1885 में, तो उसके प्रेशर में आके फिर से एज बढ़ा के 23 कर दिया जाएगा। तो जब एज आप 23 कर दोगे तो फिर इंडियंस लोग आना शुरू हो जाएंगे। समझ गए ना। मेन एम क्या था इतना एज में वो चेंजेस लाना, 23 से 19 साल जो कर दिया गया, मेन क्या था कि इंडियंस लोग को दूर रखो। ऊपर जाओ, ऊपर समझो, समझ में आ गया ना एज इशू। हाँ, एज इशू देखो। और दूसरी बात इंडियनाइजेशन इशू देखो। अब इसमें क्या है, ऑल की पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड दोज व्हिच वेर वेल पेड वेर ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियंस। जो इंपॉर्टेंट वही कॉम्बिनेटेड सर्विस, जहाँ पे पावर है, जहाँ पे प्रेस्टीज है, जहाँ पे पैसा है, वो सब तुम्हारे यूरोपियंस को ही देता था। अब साइमल्टेनियस एग्जाम का भी एक समस्या कि एट द सेम टाइम एग्जाम होना चाहिए ना, इंडिया और इधर भी इंग्लैंड में भी, ताकि इंडियंस लोग यहाँ पे एग्जाम दे सके। तो एग्जाम हुआ, केवल एग्जाम तुम्हारा लंदन में हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। इंडियंस लोग डिमांड कर रहे थे कि एग्ज़ाम दोनों जगह होना चाहिए, इंग्लैंड में भी होना चाहिए और इंडिया में भी होना चाहिए। तो ये मांग तो बहुत बाद में माना गया, बहुत बाद में। ओपन कंपटीशन देखो, इंडियंस लोग तो हमेशा बोल रहे थे कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, है ना। ये क्या होता है, ये नॉमिनेशन क्या होता है, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। जो सच में मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो जीत के जाएगा अपना, है ना, उसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप मांग नहीं मांगा जा रहा है स्टूडेंट, जो उतने भी इंडियंस का मांग है सबको ठुकराया जाएगा। तो डायरेक्ट दिखता है कि ब्रिटिश नहीं चाहता कि इंडियंस लोग आए। 3 आ गया, उसी में परेशान हो गया ये लोग। और फिर चाह रहा है कि कैसे इसको एक्सक्लूड करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सर्विस है, अंदर का भेद जान जाएगा सब चीज़। और ये लोग पहले से ही मान के चल रहा है कि इंडियंस लोग इनकैपेबल है एंड दुनिया भर का चीज़। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब देखो
लॉर्ड लिटन, यही आदमी है जिसने 19 साल किया था। देखो इसका जो रिफॉर्म्स है उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस रिफॉर्म। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि एक्ट के थ्रू आया है, समझे, जब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आया तो उसको स्टैट्यूटरी कहा जाता है। तो देखो इसने जो कोई पूछ लिया कि जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस रिफॉर्म किस शख्सियत से रिलेटेड है, तो क्या बोलोगे स्टूडेंट? लॉर्ड लिटन। इसका पीरियड देख लो। और ये आदमी भी इंडियंस के लिए कोई बढ़िया नहीं सोचता था, समझ गए। इसमें देखो, अब देखो इसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया इसने। हाँ, इसने कुछ इंडियंस को लॉलीपॉप दिया, मगर देखो कितना गलत सोच से। इसने क्या किया, जो कोऑर्डिनेटेड पोस्ट है, लेट से 100 पोस्ट है, कोऑर्डिनेटेड पोस्ट जो हायर सर्विस है सिविल सर्विस का, उसका 1/6 वो इंडियंस के लिए फिक्स कर दिया कि 1/6 इंडियंस होगा। बट वो इंडियंस भी क्या होगा, हाई फैमिलीज वाला, जो इंडियन जो जमींदार लोग सब हैं, ऐसे लोग के लिए, जो रॉयल लोग हैं, जो नेटिव रूलर्स हो, उसके लिए फिक्स कर दिया 1/6। तो 1/6 इंडियन फैमिलीज के लिए। मैं वो इंडियन फैमिलीज क्या है, इन्फ्लुएंशियल वाला फैमिलीज है, ओपन कंपटीशन नहीं है ये, 1/6। और वहाँ से क्या होगा, नॉमिनेशन करेगा, यानी कि 1/6 के लिए हो सकता है। चलो 1/6 लेट से हम समझते हैं कि 50 पोस्ट है, मान के चलो इजनली, तो उसके लिए भी फिर जो लोकल गवर्नमेंट होगा ब्रिटिश का, वो फिर 50 वैकेंसी भरने के लिए 200 सेलेक्ट करेगा, फिर वहाँ से एग्जाम करवाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि इंडियंस के लिए फिक्स तो किया गया, मगर किसके लिए, कौन से इंडियंस के लिए, जो इन्फ्लुएंशियल इंडियंस है उसके लिए, यानी कि नेपोटिज्म, करप्शन, दुनिया भर का चीज़ होने वाला है इसमें। तो बाकी जो आदमी है, जो हाई फैमिली से इंडियन से नहीं आता है, जो जमींदार का नहीं है, जो नेटिव रूलर का नहीं है, वो तो अपोज करेगा नहीं इस चीज़ को, तो बोलेगा हमको तो कुछ नहीं मिला। तो देखो वही चीज़ है कि इट कंसिस्ट ऑफ 1/6 ऑफ कोऑर्डिनेटेड पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द इंडियंस ऑफ हाई फैमिलीज थ्रू नॉमिनेशन बाय लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द एसओएस एंड वाइसरॉय। हाँ, एसओएस और वाइसरॉय का भी अप्रूवल होना चाहिए। एसओएस मतलब देखो बच्चे लोग, जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आया ना, उसके बाद स्ट्रक्चर बदल गया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो उसके बाद एक पोस्ट और आया, ये बीओसी सीओडी खत्म, तेल लेने गया, ये दोनों पोस्ट खत्म हो गया। एक नया पोस्ट है जिसको एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एसओएस क्या करेगा, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लिंक रहेगा। जैसे पहले बीओसी लिंक था ना, तो अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो लिंक रहेगा, जो पोस्ट रहेगा, उसको बोलते हैं एसओएस। इसलिए तुम आने वाले समय में पढ़ोगे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ोगे, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखोगे। पहला जो आदमी का नाम है वो एसओएस है, उसका दूसरा जो आदमी का नाम है वो क्या है तुम्हारा, वाइसरॉय, यानी वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। बात समझे ना। 1858 के बाद क्या हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी नोमेनक्लेचर कह सकते हो कि बदल गया। गवर्नर ऑफ बंगाल तो है, साथ में उसका एक नोमेनक्लेचर और बढ़ गया, दैट इज वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइसरॉय बोला जा रहा था, और साथ में एक नया पोस्ट और जो कि उससे ऊपर होगा। क्या होगा उस पोस्ट का नाम, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे समझो कि यानी कि जो भी फैमिलीज का नाम वो करेगा, अपॉइंट करेगा लोकल गवर्नमेंट, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एसओएस एंड योर वाइसरॉय। हाँ, ये मानते हैं कि पहला स्टेप है कि जहाँ पे सिविल सर्विस, जहाँ पे इंडियंस को भी सिविल सर्विस में डाल रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो अधिकतर जो इंडियंस है वो बोले गलत है ये चीज़। नॉमिनेशन क्यों, नॉमिनेशन, हाँ नॉमिनेशन ही नहीं है ना प्रोसेस, इंडियंस को डाला जा रहा है नॉमिनेशन करके, है ना, वो हाई फैमिली से चुना जा रहा है, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन कंपटीशन हम लोग बोलते हैं, ओपन कंपटीशन का मांग कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, इसमें नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, क्योंकि जमींदार लोग का भाई, जो जमींदार लोग का ही आदमी जाएगा, नेटिव पीपल का ही लोग जाएगा उसमें, नेटिव रूरल का लोग सब जाएगा उसमें। तो इसलिए इसको अपोज किया गया। बाद में ह्यूज क्रिटिसिज्म हुआ इस अप्रोच को लेके, इस एफर्ट को लेके, बाद में इसको हटा दिया गया। हाँ देखो, ये लॉर्ड लिटन देखो, इसका सोच देखो, इसने क्या किया, सिविल सर्विस का जो एज है 19 साल कर दिया। तो लिटन का ये सब जो बदमाशी है, इसको देख के इंडियन एसोसिएशन को जो हेड कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने ऑल इंडिया एजिटेशन लॉन्च किया कि लिटन को दिखा देंगे बढ़िया से क्या कर रहा है ये, इंडियंस को नहीं दे रहा है सिविल सर्विस में, जो भी दिया वो भी गलत दिया, बोले पूरा एजिटेशन करवाने की कोशिश था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। समझ गए ना। अब देखो, अब समय है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लॉर्ड डफरिन ही थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था, आईएनसी को बनाया गया था। देखो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो डिमांड करेगा कि सिविल सर्विस में इंडियंस लोग होना चाहिए, यानी कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। और उसमें वो बात कर रहे थे कि जो लिटन जो 19 साल किया है, 23 साल से 19 साल किया है, जो ओवर द पीरियड हुआ है वो गलत है, 23 साल करिए, तो ये भी बात उठा उसमें। और इसमें एट द सेम टाइम ये भी बोला कि जो एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी होना चाहिए और ब्रिटेन में भी होना चाहिए। तो अब तो कांग्रेस मैन सब है ना उसमें, अब तो फ्रीडम फाइटर लोग हैं, वो तो मांग करेंगे ही करेंगे। तो इंडियंस केम टू रियलाइज दैट, बट इन लोगों को लगा
कि सिविल सर्विस में भी दाखिला लेने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम देश को आज़ाद करवाएंगे। यदि सिविल सर्विस में भी एडमिशन लेंगे, सिविल सर्विस में भी हम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश का ही गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि जिससे जैसे ब्रिटिश बोलेगा वैसे ही काम करना पड़ेगा। देखो इंडियंस को लगा कि भले ही सिविल सर्विस इंडियनाइजेशन हो, मैं इसका मतलब क्या हुआ कि पावर इंडियन हैंड्स में नहीं आने जा रहा है। जितने भी मेंबर्स होंगे, इंडियंस मेंबर होंगे सिविल सर्विस के, वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा, यानी कि ब्रिटिश मास्टर के लिए ही काम करेगा। और यही हुआ है, यही हुआ है। मैं ये लोग रियलाइज़ करेंगे कि इंडियंस यदि सिविल सर्विस में जाते भी है तो कोई देश के लिए फ्रूटफुल होने वाला चीज़ नहीं है, मगर फिर भी इंडियंस को जॉब चाहिए। जो बात है, बात समझ रहे हो ना? मगर सही बात है। देखो सिविल सर्विस जो ब्रिटिश बोलेगा वही फॉलो करना है। कितने कम लोग हैं विद्रोह किए, इतना दिन से आर्मी चला, कितना म्यूटिनी हुआ, कितना कम म्यूटिनी हुआ इस कंट्री में। यदि म्यूटिनी बहुत ज़्यादा होता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये लोग पावर को इतना कंसंट्रेट करके रखेंगे, इतना कंसोलिडेट करके रखेंगे कि कोई अपोज ही नहीं कर पाएगा। और हम जानते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, कितना रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी में, जो कि आने वाले समय में तुम लोग पढ़ोगे। ये समझ में आ गया ना? तो क्या है इन लोग का मांग। तो देखो 1886 में जब डैफरिन थे वाइसरॉय थे, तो उस समय एक कमेटी बैठाया गया। इसी कमेटी को बोलते हैं एचिसन कमेटी, क्योंकि एचिसन क्या है, उसमें अध्यक्ष। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिटन का जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस था उसको अपोज किया, यानी कि उसको खत्म कर दिया कि बेकार का है वो चीज़, उसको हटा दिया गया। दूसरी बात है कॉम्बिनेटेड और अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हटा दिया गया कि अब नहीं होगा सिविल सर्विस कॉम्बिनेटेड अनकॉम्बिनेटेड वाला चीज़ हटा दिया। कॉम्बिनेटेड अनकॉम्बिनेटेड वाला चीज़ कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस, हाँ, उसको हटा दिया गया। दूसरी बात है सिविल सर्विस को क्लासीफाई किया गया कि इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस जो कि जिसका एग्जाम इंग्लैंड में होगा, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसका एग्जाम भारत में होगा, और सब ऑर्डिनरी कि छोटा वाला जो सिविल सर्विस एग्जाम वो भी भारत में ही होगा। अभी ऑन द पेपर लिखा जा रहा है। और देखो एज को बढ़ा दिया गया ना 23, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लॉर्ड डफरिन के टाइम में एज को 19 साल को फिर से 23 साल कर दिया गया। एंड थैंक्स टू दिस कमीशन, एचिसन कमीशन। तो कोई पूछेगा कि एचिसन कमीशन जो अपना रिपोर्ट दिया तो उस समय वाइसरॉय कौन थे, तो क्या बोलोगे? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के बारे में और भी जानने वाले हो आने वाले समय में। आगे देखो फिर 1893 का रेजोल्यूशन पास हुआ। देखो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे लोग, लॉलीपॉप देगा फिर रोक देगा, फिर कुछ देगा फिर रोक देगा, यही काम किया है। 1858 में सबको लॉलीपॉप दिया था ना, फिर 1862 में क्या किया? रोक दिया ना। देखो अब यहाँ पे देखो, तो एचिसन कमेटी आया, उसके बाद देखो रेजोल्यूशन ने क्या किया कि चलो ठीक है, इस रेजोल्यूशन में कहा ना कि साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए इंग्लैंड और इंडिया में, है ना, बट ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। बताओ, कायदेसर कमीशन ने तो रिकमेंडेशन दिया था कि होना चाहिए, मन नहीं हुआ। दो रीजन है। नंबर 1 रीजन देखो, जो उस समय के जो एसओएस थे, एसओएस बता दिया ना बच्चे लोग, ब्रिटिश जो ब्रिटेन है और इंडिया, ब्रिटिश इंडिया दोनों को कनेक्ट करने के लिए एसओएस, और इंडिया में जो रूल करेगा वो वाइसरॉय होगा, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अब जो एसओएस उस समय का जो किम्बरले था, उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि इट इज इंडिस्पेंसिबल दैट एन एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस शैल ऑलवेज बी यूरोपियन, यानी कि ज़्यादातर जो सिविल सर्विस का पोस्ट होना चाहिए वो यूरोपियंस होना चाहिए, जरूरी है। इसका मतलब क्या है? आपका सोच क्या है कि आप इंडियंस को बनने नहीं देना चाहते हो? यही हुआ मतलब, एसओएस बोल रहा है ये चीज़। दूसरी बात क्या है कि बोला कि देखो गलत बात है, कम ओपन कंपटीशन नहीं करने देंगे हम इंडियंस लोग को, क्योंकि ओपन कंपटीशन करने देंगे तो हिंदू पढ़ा लिखा तबका का लोग सब है, हिंदू में ब्राह्मण लोग हैं, वो पढ़ने वाला लोग सब, वो एक ही बार जॉब खा जाएगा। माइनॉरिटी का क्या होगा? सिख का क्या होगा? मुस्लिम क्या होगा? ये लोग बहुत पीछे है, ये लोग को जॉब नहीं मिल पाएगा। इंडियंस में जो हिंदू समाज है, सबसे ऊपर वाला जो समाज है, पंडित समाज, वो खा जाएगा नौकरी। इसलिए ओपन कंपटीशन इंडिया में देने की जरूरत नहीं है। बताओ, उल्टा सोच। तो बोला कि डिस्क्रिमिनेटिव होगा यदि ओपन कंपटीशन करवा दे, जहाँ पे हिंदू एलाइट जो कि ट्रेडिशनल लर्न क्लास, ये पढ़ा लिखा, जानते हो हिंदू जो पंडित लोग है बहुत पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण क्लास से, ये लोग ले लेंगे जॉब, है ना, ये सिविल सर्विस को मोनोपलाइज कर देंगे। और जो माइनॉरिटी है, सिख और मुस्लिम सब है, ये लोग को नहीं मिल पाएगा। और यदि ये चीज़ बोलेंगे यहाँ पे इंडियंस लोग को, तो मुस्लिम लोग को, सिख लोग को क्या लगेगा? बात तो सही बोल रहा है। तो तुम्हारे कंट्री में ही इतना इंडिफरेंसेस है कास्ट सिस्टम को लेके, तो क्या कैसे ओपन कंपटीशन करवाया जाए? ब्रिटिश देखो एक तरह से, अब एक तरह से कह सकते हो कि ठगने का काम किया है कि देखो ओपन कंपटीशन नहीं करवा सकते हैं, ओपन कंपटीशन करवाएंगे तो जो हिंदू एलाइट क्लास है वो जीत जाएगा, तुम लोग कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए ओपन कंपटीशन नहीं करवा रहे हैं। तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करता है कि देखो बहाना कितना है ब्रिटिश के पास। आगे देखो इस्लिंगटन कमीशन 1912, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या हुआ, इसने भी रिकमेंडेशन दिया है। मैं इसमें देखो क्या कहा कि जो एग्जामिनेशन है लंदन में और इंडिया में होने का, इसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि नहीं हो सकता है इंडिया में एग्ज़ाम। इंडिया में इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, वही बात है
कि अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ पीपल है सब में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वही हिंदू एलाइट मार लेगा बाजी। नंबर 1, समझे ना। मोर एवर द कमीशन वॉज मोर कंसर्न अबाउट द मेंटेनिंग, क्योंकि कमीशन ये जो इस लिंक्डइन जो कमीशन है उसका सोच ही यही था कि ब्रिटिश कैरेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ब्रिटिश कैरेक्टर कब एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जब जिसमें ब्रिटिश लोग ज़्यादा होंगे, उसमें ऑफिशियल ब्रिटिश इंग्लिश मैन ज़्यादा रहेंगे, तो इंडियंस को मौका नहीं मिलेगा इस कमीशन में भी। और दूसरी बात है कब से मांग उठ रहा है कि दोनों जगह ही एग्जाम होना चाहिए, उसको ठुकरा दिया गया, उसको इनकार कर दिया गया। दूसरी बात है कि इंग्लिश मैन देखो ज़्यादा पेड सर्विस है तो यूरोपियंस लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ये हम इंडियंस को क्यों दें, इंडियंस को ज़्यादा सैलरी क्यों दे, यूरोपियंस लोग अट्रैक्ट होते हैं, यूरोपियंस को ही देना सही है क्योंकि यूरोपियंस ही लोग हमारा इंटरेस्ट समझेंगे। तो टू अट्रैक्ट इंग्लिश मैन टू द सर्विस इट सजेस्टेड हायर रेट्स ऑफ पे फॉर यूरोपियंस देन फॉर इंडियंस फॉर द सेम सर्विस। बताओ यदि इंडियंस आता भी है उस सिविल सर्विस के लिए तो उसके लिए कम पैसा होगा, सेम पोस्ट के लिए इंडियंस के लिए तनख्वाह कम दिया जाएगा इंडियंस को, और जो यूरोपियंस लोग आएगा उसको ज़्यादा तनख्वाह दिया जाएगा। बताओ अब ये रिकमेंडेशन है, सोचो कि कमेटी का कमीशन का रिकमेंडेशन इतना घटिया हो सकता है। स्टूडेंट सोचो तुम लोग, ओपन कंपटीशन कम नॉमिनेशन, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि 75% जो ICS ऑफिसर होंगे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर होंगे, वो इंग्लैंड में रिक्रूट होना चाहिए ओपन कंपटीशन से। ओपन कंपटीशन से 75 यानी कि 100, मान लो कि 100 सीट है सिविल सर्वेंट के लिए, तो 75 सीट कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड में ही इसका एग्जाम होगा। जो 25 सीट्स है उसमें नॉमिनेशन करवाओ, यानी कि इंडियंस का नॉमिनेशन, क्योंकि इंडिया में सोसाइटी में बहुत फ्रेगमेंटेड है, तो कुछ हिंदू से उठाओ, कुछ मुस्लिम से उठाओ, कुछ सिख से उठाओ, कुछ पारसी से उठाओ, तब कंपटीशन करवाओ, उस हिसाब से दो। अभी भी तो होता है ये रिजर्वेशन वाला चीज़, समझ, रिजर्वेशन इसी रीजन से होता है, बात समझो। तो ये बोला, क्या बोला कि ओपन कंपटीशन करवाना है तो इंग्लैंड में करवाइए, जहाँ पे ओपन कंपटीशन हो, जहाँ में कोई भी फॉर्म भर सकता है और एग्जाम लिख सकता है, उस हिसाब से 75 लोग लेके आएंगे, 75% लेके आएंगे। बट जो इंडिया में जो होगा वो वहाँ पे ओपन कंपटीशन नहीं होना चाहिए, भाई समझे ना। रिमेनिंग 25% होना चाहिए, वो नॉमिनेशन बेस्ड होना चाहिए इंडिया में, यानी कि कुछ मेंबर को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको एग्जाम दिलवाया जाएगा, उस हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। मत देखो अच्छी बात है, कम से कम इंडियंस के लिए सोचा तो जा रहा है, कम से कम, हाँ इंडियंस के लिए सोचा जा रहा है स्टूडेंट, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। ये फिर रिफॉर्म होगा, देखो यहाँ पे मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स, वेरी वेरी, मोरले मिंटो सुने हो ना, हाँ मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स कहते हैं, दोनों को मिला दोगे ना तो मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स है। पहले क्या हुआ था, हाँ मोंटागू चेम्सफोर्ड हुआ था ना, बिल्कुल मोंटागू चेम्सफोर्ड, दोनों को जोड़ दोगे तब होगा ये। 1917 में मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ था, तो मोंटागू का मॉन्ट लगा दो, चेम्सफोर्ड का फोर्ट लगा दो, तो मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स कहते हैं इसको। 1919 का मोंटागू कौन थे, SOS थे, समझे ना, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वाइसरॉय थे। तो ये रिफॉर्म्स देखो, ये रिफॉर्म्स क्या है, इसमें बोला गया कि रियलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। इफ़ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया द मोर इंडियन इज टू बी एम्प्लॉयड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तुम 1917 का देखोगे कहानी, ये 1919 में है, तो 1917 में देखो मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, उसमें इंडियंस लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ दिया गया था। तो इस रिफॉर्म्स में ये सिविल सर्विस का जब कमेटी बैठा, यानी कि मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स जब सिविल सर्विस को लेकर अपना बात सुनाया, इसने कहा कि यस इंडियंस ज़्यादा होना चाहिए, अब इंडियंस को दूर नहीं रख सकते, तो कह सकते हो कि इंडिया के लिए फ़ायदा। देखो क्या कहा गया कि यस एग्ज़ाम दोनों जगह होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए, इंग्लैंड में भी होना चाहिए, और ये कब, अभी नहीं 1922 से होना चाहिए। हाँ ये एक टाइम लगता है उसको करने में, क्योंकि फिर बनेगा, सेटअप बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर, दुनिया भर का चीज़। और दूसरी बात है कि देखो कहा गया कि बढ़ा के कम से कम मैक्सिमम 33% तक, 33% तक इंडियंस को रिक्रूट कर देंगे, यानी कि पर ईयर 1.5% से बढ़ाते चलना है। अब मैक्सिमम कितना तक चलना है कि ताकि 33% इंडियंस नॉमिनेट हो, इंडियन मतलब इंडियन सिविल सर्विस में आ सके। तो मैक्सिमम कितना है 33%, मगर एक ही बार 33% नहीं मिलने जा रहा, 1.5% से बढ़ते 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 33%। तो हम कहें कि गुड है, ये एक अच्छा सोच है। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो मिला हमें इसमें, बात समझ रहे हो ना, इसमें बहुत अच्छा मिला है इंडियंस को। आगे देखो, हाँ अब देखो इसके बाद ली कमीशन बना, विस्कॉन्ट ली कमीशन जिसको कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो SOS है वो अभी भी बहुत सारे सिविल सर्विस को अपॉइंट करेंगे, सिविल सर्विस के पोस्ट के लिए रिक्रूट करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखो ICS वही इंडियन सिविल सर्विस के लिए, इंडियन इंजीनियर सर्विस के लिए, समझे ना, इरिगेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो SOS ही करेंगे उस चीज़ को। हाँ बट एट द सेम टाइम जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है, जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, वो प्रोविंशियल गवर्नर करेगा। देखो कहीं ना कहीं उस समय जो नीचे दिया डायरकी सिस्टम बनाया गया था स्टेट को भी, लोकल गवर्नमेंट को भी चलने के लिए, तो कहा कि बहुत सारा जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करिए, जो मेन होगा वो हम ऊपर करेंगे।
तो नंबर 1 चीज़, पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी इमीडिएटली इस्टेब्लिश्ड। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया था, वही 1919, वही उसी को बोलते हैं हम लोग, मंडाको चेंज फॉर रिफॉर्म्स का ही रिजल्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। उसमें ये बोल दिया गया था कि यस, सिविल सर्विस कमीशन होना चाहिए। और फाइनली वो सिविल सर्विस कमीशन कब बना बच्चे लोग? 1926 में बना है। और यही सिविल सर्विस कमीशन, यही पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन बाद में जाके यूपीएससी बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी से तार जुड़ा हुआ है। तो फाइनली 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बन के तैयार हो गया, थैंक्स टू दिस रिफॉर्म, थैंक्स टू दिस कमीशन। इसी कमीशन का रिकमेंडेशन है ये। अब देखो, बोल दिया गया ना 15 साल का लिया गया समय, अब बोला है कि 15 साल वक्त दो, 15 साल तक 50-50% इंडियंस और यूरोपियंस हो जाएंगे। इससे पहले क्या बोला गया? इससे पहले 33% और है ना 66% ऐसा कुछ बोला गया था। इसमें बोला गया कि 15 साल, आने वाले समय में 15 साल में 50% इंडियंस हो जाएंगे, 50% यूरोपियंस होंगे। तो कहेंगे कि बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। तो ली कमीशन एक तरह से बहुत ही फायदेमंद रहा इंडियंस के लिए। आया समझ में ना? आगे देखो, हाँ, जो भी कसर था वो कसर पूरा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब यहाँ पर देखो, पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया और अभी भी इंडिया में यही चलता है कॉन्सेप्ट कि 2 तरह का सिविल सर्विस होगा। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं। अभी होता नहीं यूपीएससी एग्जाम ग्रुप ए का, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि जो कमीशन बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोविंशियल पब्लिक। यही तुम्हारा क्या है? हाँ, स्टेट पीसीएस, समझे? बीपीएससी है ना, यूपीपीएससी है कि नहीं है, एमपीपीएससी है, ये सब स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस का ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आया था। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी सिविल सर्विस रिलेटेड जो पॉलिसी चलता है भारत में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। समझ गए विद्यार्थी लोग? तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है? जो सेंट्रल लेवल पे होगा, और जो प्रोविंशियल लेवल पे होगा उसका होगा वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। बट स्टिल नाउ द पोजीशन ऑफ कंट्रोल एंड ऑथोरिटी रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एक्ट एज द एजेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल। बताओ, यही ना आशा था, यही ना सोच था कि जितना भी तुम इंडियंस को बनाओगे वो तो ब्रिटिश का गुलामी बन जाएगा, ब्रिटिश जो चाहेगा उसी हिसाब से करवाएगा। तो अभी भी अथॉरिटी जो भी हो, भले ही इंडियन सिविल सर्वेंट बन के काम कर रहे हो, बस जो मेन पावर है वो ब्रिटिश ही रखा अपने हाथ में। कंप्लीट कर दिया ना स्टूडेंट? तो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कंप्लीटेड, और लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे हैं। तो इस मॉडल में हम लोग सिविल सर्विस कवर किए हैं स्टूडेंट। आने वाले समय में नेक्स्ट मॉडल में हम लोग पुलिस और आर्मी एक साथ देखने जा रहे हैं, क्योंकि यही जो 3 स्तंभ है जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज आगे कैरी किया है। दैट्स इट।